नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा एक बार फिर आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। ये वीडियो गोवा जैसा मैंने देखा इस यात्रा वर्णन का दूसरा भाग है। कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए और इसके रचनाकार है विनय शर्मा। बच्चों, हमेशा की तरह ये अनुदेश हैं, इनका पालन किया जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गोवा जैसा मैंने देखा। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं गोवा के बारे में आपको कई प्रकार की जानकारियाँ दे चुका हूँ कि गोवा 2 जिलों से मिलकर बना हुआ है, उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा, और अन्य बहुत सारी जानकारी। लेखक ने भी बहुत सारी जानकारी उनकी बताई थी, जो जहाँ तक हमने पढ़ा था। लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका बच्चों, एक यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वर्णन। तो यात्रा करना क्यों ज़रूरी है, यात्रा का क्या महत्व है, इससे पहले कि हम इस पाठ पर आगे जाएं, इस यात्रा वर्णन में आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा का क्या महत्व है। बच्चों, हम जानते हैं कि पुस्तकों में हम मात्र दूसरों के विचारों, अनुभवों को पढ़ते हैं। अभी देखिए, जैसे हम यहाँ पर गोवा जैसा मैंने देखा विनय शर्मा की नज़र से देख रहे हैं। विनय शर्मा ने जो कुछ देखा उसे लिखा है और हम उसे पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या उसे हम महसूस कर पा रहे हैं, मतलब उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब तक हम खुद गोवा नहीं गए, हम खुद ने गोवा जाकर हमने वहाँ का निरीक्षण नहीं किया, वहाँ की आबो हवा को महसूस नहीं किया, तो गोवा देखना क्या सही तरह से पूरा हो जाएगा। मैं आपको गुलाब का फूल का चित्र दिखा सकता हूँ, लेकिन गुलाब के फूल की खुशबू या गुलाब के फूल को हाथों पे लेने के बाद उसको कैसे महसूस होता है, ये तो प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से देखने पर ही हमको पता चलेगा ना। इस प्रकार उपार्जित ज्ञान जो होता है, जो किताबों से होता है, वो लिखित रूप में होता है। उपार्जित ज्ञान यानी जो हम प्राप्त करते हैं। हम सिर्फ लिखित ज्ञान से जीवन में सफल नहीं हो सकते। हमें अन्य व्यक्तियों की आदतों, उनके रहने के ढंगों को जानना चाहिए, और ऐसा सिर्फ यात्रा द्वारा ही संभव है। यात्रा हमें किताबी ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान पर लाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज। इसलिए बच्चों, आप देखते हैं विज्ञान में भी आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है विज्ञान में, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ बनाई जाती है या उसका प्रयोग आप करते हैं। यात्रा हमें किताबी ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान पर लाती है। हम यात्रा द्वारा कल्पना से निकलकर वास्तविकता में आते हैं, रियलिटी में। यात्रा हमारे जीवन की नीरसता को, बोरियत को दूर करती है। इस प्रकार यात्रा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाता तो उसका दृष्टिकोण बहुत संकरा होता है, नैरो होता है। वह सबसे अच्छा रहने के लिए स्वयं के मार्ग का अनुभव करता है। मानव के जीवन पर पर्यावरण के पड़ने वालों के प्रभाव को समझने में असमर्थ होता है। लेकिन एक गुणी यात्री विभिन्न लोगों के जीवन में स्वयं को देखता है। वह उनके रीति रिवाजों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से स्वयं को परखता है। जब व्यक्ति अपने घर से दूर होता है तो उसके समक्ष अनेक कठिनाई आती है। कभी कभी वो रहने के लिए सुविधाजनक स्थान भी नहीं ढूंढ पाता। कभी कभी बाजार में उसके स्वाद के अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं होता। किसी अवसर पर वह व्यक्तियों से मिलता है तो उनकी भाषा समझ पाने में असमर्थ रहता है। वो निस्सहाय अनुभव करता है, और उसके सारे रुपए खर्च हो चुके होते तो वह स्वयं को बड़ी कठिनाई में पाता है। जब वो ऐसी समस्याओं का सामना करता है तो फिर उसका व्यवहारिक ज्ञान काम आता है बच्चों। वो प्रत्येक नई कठिनाई का हल ढूंढता है और ढूंढ निकालता है। यह अध्ययन पुस्तकों के अध्ययन से अधिक मूल्यवान होता है। आप समझ बच्चों, यात्री को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, और यात्रा हमें नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। हमें स्वयं को नवीन स्थितियों में डालना आना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं का सामना करना आना चाहिए, और ये सब हमें यात्रा सिखाती है। यही यात्रा की सबसे महान विशेषता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब तक गोवा में लेखक ने क्या महसूस किया। हमने देखा कि मध्य प्रदेश इंदौर से वो गए हैं, मडगांव पर उतरे हैं, साथ में साड़ू भाई उनका परिवार भी है। फिर मडगांव से दक्षिण में वो बेनालियम कस्बा के होटल में जाते हैं, रिसोर्ट में। फिर वहाँ से वो बेनालिया रिसोर्ट बीच की तरफ जाते हैं। वहाँ देखते हैं बड़ा मनोरंजन दृश्य है, और बच्चे घर बना रहे हैं। वहाँ की शाम बहुत अद्भुत है। अब उसके आगे क्या होता है, आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है, और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। मुनासिब यानी उचित। बच्चों देखो, ये जानकारी है। जैसे हम गोवा जाने की योजना बना रहे हैं, तो लेखक की इस यात्रा वर्णन से हमको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि वहाँ पर बाइक किराए पर मिलती है। यानी आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं गोवा में, तो आप बाइक से जा सकते हैं। तो देखिए, यात्रा वर्णन पढ़ने से ये बहुत फ़ायदा होता है हमको।
पहले से हमको कई जानकारी मिल जाती है। बट लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने बाइक नहीं ली, वो बच्चों के कारण बस से जाना मुनासिब समझा, क्योंकि बस ज़्यादा सेफ था। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ये भी एक नई जानकारी बच्चों। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप ये जान लीजिए कि गोवा में आपको शाकाहारी भोजन आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सी फूड यानी समुद्री भोजन ज़्यादा मिलता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। मतलब आसानी से वहाँ पे आपको वेज खाना नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया शाकाहारी खाना तो वो महंगा होगा। ये समस्या हमें पहले से पता थी, लेखक कह रहे हैं। इसका मतलब लेखक भी समझदार यात्री हैं, जो कहीं जाने से पहले वहाँ की जानकारी निकाल लेते हैं। लेखक को पता था कि वहाँ ऐसा हो सकता है। आपको भी पता होना चाहिए, जब आप कहीं जा रहे हों तो उसके बारे में पहले जानकारी निकाल दें, तो आपको होने वाली कठिनाइयों से, भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से आप बच सकते हैं। लेखक ने भी यही किया। ये समस्या हमें पहले से पता थी, उनको ये पता था कि वहाँ पे शाकाहारी भोजन मिलना आसान नहीं है, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। अब सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। देखिए बच्चों, बेनालिया बीच हो चुके थे वो, अब वो अंजुना बीच गए हैं। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 हैं। 40 बीच, लेकिन महत्वपूर्ण जो उनमें बड़े बड़े जो है 7 और 8। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए बच्चों, नीला पानी वाला लेकिन पथरीला। इसकी एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ के बीच का मनोरम दृश्य दिखा जा सकता है। आप देख रहे हैं बच्चों, पहाड़ी के किनारे बसा हुआ है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे पत्थर कमज़ोर हो गए हैं। बताओ बच्चों, मजबूत पत्थर पानी की मार से कमज़ोर हो गए हैं, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। कमाल की बात है। ये भी एक शिक्षा हमको मिलती है कि किसी चीज़ के पीछे हम जब पड़ जाते हैं तो बड़ा से बड़ा चट्टान भी हो ना, वो भी हमारे सामने से हट जाता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हट जाती है अगर हम उसके पीछे पड़ जाएं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। काई बच्चों, वो जो गीलापन हरियाली जैसा होता है, जिसमें फिसलने का डर रहता है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। आप जानते हैं बच्चों, जो माता पिता होते हैं उनको अपने बच्चों की ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए उनका सारा ध्यान इस बात पर लगा होता है कहीं बच्चे पत्थर में फिसल ना जाएं, गिर ना जाएं, पत्थरों के छेद में उनके पैर न चले जाएं, उन्हें चोट न लग जाए। ये सारी बातें मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। अब लेखक यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, बेनालिया बीच जो उन्होंने पहले देखा था और अब अंजुना बीच। क्या तुलना होती है इनमें, देखिए कंपैरिजन। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। उथला मतलब बच्चों कम गहरा, वहाँ का पानी कम गहरा है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। सीधी सी बात है, पानी कम गहरा है, इसलिए मछुआरे वहाँ आसानी से जाकर मछलियाँ पकड़ पाते हैं। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन मज़े की बात है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं, इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। ये बड़ी बात है बच्चों कि यहाँ जो मछली पकड़ी जाती है मछुआरों द्वारा, वो उसको एक्सपोर्ट नहीं करते। सारा का सारा माल यहीं बिक जाता है या यहीं बेच देते हैं स्थानीय बाज़ारों में, बाहर नहीं जाता। इसका निर्यात बिल्कुल नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यहाँ ये बॉलीवुड की पहली पसंद है। देखिए बॉलीवुड की यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग होती है। नीले पानी वाला है और सौंदर्य से युक्त है, इसलिए बॉलीवुड की यहाँ शूटिंग होती है। तो दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बीच हैं, लेकिन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, अलग है। वहाँ मछली पकड़ने का काम आता है, यहाँ शूटिंग काम आता है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। पणजी बच्चों गोपाल की राजधानी, माफ़ करना, गोवा की राजधानी। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पहुंचे। ये तीसरा बीच कलिंगवुड, ये काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। 3 से 4 किलोमीटर बच्चों, सोचो कितना बड़ा होगा। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। सीधी सी बात है, बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ी पर्यटक संख्या भी होती होगी। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। मतलब छोटा मोटा बिजनेस यहाँ के लोकल लोग यहाँ करते हैं। दुकानें होंगी, रिसोर्ट होंगे, बाकी चीज़ें होंगी, आप जो देख रहे हैं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज यानी आश्चर्यजनक, जिन्हें देखने में आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में आया। रोमांच यानी आनंद। बच्चों देखो, पैराग्लाइडिंग आप जानते हैं,
काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही डरावना भी। विस्मयकारी यानी हैरान करने वाला, ऊंचाई से उड़ते हुए आप समुद्र को देखते हैं, नीचे पानी पानी, ज़मीन का नाम नहीं दिखता आपको। और डरावना भी क्योंकि हाथ छोटा, गिरे तो सीधे पानी के अंदर ज़मीन के लिए तरस जाएंगे। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। सीधी सी बात है बच्चों, मैदानी इलाकों में कहाँ होता होगा ऐसा, समुद्री इलाकों में आसान होता है, इसलिए पैराग्लाइडिंग वहाँ पे मज़ा आया उनको। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या थी, डेली रूटीन। दिनचर्या नहीं, डेली रूटीन। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। बच्चों देखो, समुद्री इलाका है यानी खारा पानी, इसलिए आप किसी भी समुद्री इलाके में चले जाओ, वहाँ पे खूब मज़े करो, मिट्टी में खेलो, लेकिन घूम फिर कर रिसोर्ट में आकर आप स्विमिंग पूल के मीठे पानी में ज़रूर तैरना चाहोगे, अपने आप को साफ़ करना चाहोगे, नहा लेना चाहोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरा खारा पानी होता है समुद्र का, इसलिए वहाँ के हर रिसोर्ट या होटल में स्विमिंग पूल ज़रूर होता है। एक दिन कोलवा बीच में हमने बोटिंग का आनंद लिया। कोलवा बीच, तो आप बच्चों बेनालिया बीच आपने देखा, उसके बाद आप लोगों ने देखा जो बेनालिया बीच के बाद हमने अंजुना बीच देखा, अंजुना बीच, फिर कलिंगवुड बीच देखा, और अब लेखक कह रहे हैं कि वो आए हैं यहाँ पर, हाँ वो यहाँ पर आए हैं कोलवा बीच पर। यहाँ पे हमने बोटिंग का आनंद भी लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी, हालांकि छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। डॉल्फिन, आप बच्चों जानते हैं डॉल्फिन ज़रा ज़्यादा ही फ्रेंडली होती हैं, उनके साथ आसानी से खेला कूदा जा सकता है और वो ख़तरनाक भी नहीं होती, तो बच्चों ने खूब आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी बात है बच्चों, दशहरा नवरात्रि आप जानते हैं कि ये गुजरात का प्रमुख त्यौहार है, पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन गोवा में भी इसको अच्छी तरह से मनाते हैं। उत्तर भारत में जिस तरह हर गली तथा गली मोहल्ले में दुर्गा माँ की घट स्थापना करके लड़कियों द्वारा गरबा करके पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं नहीं जलाया जाता, एक जनरल नॉलेज है, यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाते। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, महाराष्ट्र में, मुंबई में भी उस सोने की जो एक पौधा है, पेड़ है, उसकी पत्तियों को सोने का पत्ती कहते हैं, वो देकर हम बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। वही है, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, कल्चरल ट्रेडिशन। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया। कैसे समझेंगे बच्चों, पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है किसी जगह को देखने समझने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी जो मिल गई यात्रा से, बड़ी बात है। समझ तो नहीं पाया पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पश्चिमी फैशन यानी वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आपको बहुत दिखाई देगा, लेकिन बच्चों लेकर ये भी कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति भी यहाँ पे पूरी तरह से रसी बसी हुई है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने कल्चर को, अपने देश की संस्कृति को संभाल कर रखा हुआ है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये पाठ, ये यात्रा वर्णन यहाँ पे ख़त्म होता है। अंतिम रूप से मैं आपको बताऊँ, इसको समराइज़ करूँ, सार ये है कि इस यात्रा निबंध में लेखक विनय शर्मा जी ने भारत के पश्चिमी तट पर बसे गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्योहारों तथा समुद्र तटों का मनोरम मनोहारी चित्रण किया है। यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी गोवा अपनी भारतीय परंपरा और सभ्यता को नहीं भूला। तो इस तरह से हमारा ये निबंध, यहाँ यात्रा वर्णन समाप्त होता है। बच्चों आपको कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी पर हम ध्यान देंगे। फिर मिलते हैं।